हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 5 जैव प्रक्रम। तो जैसा कि आपको पता है कि ये आपकी यहाँ से बायोलॉजी का चैप्टर है जो स्टार्ट होता है। इसके पहले आपने जो है केमिस्ट्री पढ़ी हुई होगी और अध्याय 5 से आपका बायोलॉजी का सेक्शन शुरू होता है। तो आइए पढ़ते हैं हम अभी जैव प्रक्रम और इसमें आने वाले प्रश्न कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले प्रश्न है आपका, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। देखिए, जैसे पाठ का नाम है उसी आधार पर आपको पाठ का नाम के आधार पर ही आपको प्रश्न दिया गया है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो जैव प्रक्रम क्या है? जीवधारी में जीवित रहने के लिए होने वाली समस्त क्रियाओं को सामूहिक रूप से जैव प्रक्रम कहते हैं। तो जैव प्रक्रम हम किसे कहते हैं? जैसे पोषण, पाचन, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, नियमन एवं समन्वय। तो जीवधारी में को जीवित रहने के लिए यानी जिंदा रहने के लिए हमें जितनी क्रियाओं का जो समूह होता है उसको हम जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण का मतलब है भोजन ग्रहण करना, फिर उसका पाचन होना, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन एवं नियमन एवं समन्वय, ये सभी क्रियाएं आपकी जैव प्रक्रम कहलाएंगे। इसके साथ हमारा अगला प्रश्न है, पोषण किसे कहते हैं। पोषण क्या होता है? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीवधारी बाहरी वातावरण से भोजन ग्रहण करते हैं पोषण कहलाता है। यानी वह सभी प्रकार का साधन जिससे जो जीव है बाहर से पोषण ग्रहण करता है उसको हम पोषण कहते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऊर्जा के स्रोत यानी भोजन को अंदर लेने के प्रक्रम को हम पोषण कहते हैं। अगला प्रश्न है, पोषण के प्रकार समझाइए। पोषण कितने प्रकार का होता है? तो पोषण कितने प्रकार का होता है आपका? पोषण आपका 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषमपोषी पोषण या परजीवी पोषण। तो ध्यान से देखिए, पोषण के आधार पर जीवों को 2 वर्गों में बांटा गया है। अब 2 वर्ग कौन कौन से हैं? तो पहला है आपका, ये है आपका स्वपोषी पोषण। तो पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अपना भोजन ये क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। यानी ये अपना भोजन खुद से बनाते हैं, ये किसी और पर निर्भर नहीं रहते हैं। दूसरा आता है आपका विषमपोषी पोषण। तो विषमपोषी पोषण हम किसे कहते हैं? वे जीव जो अपने पोषण के लिए पूर्णतः, यहाँ पर ता आना चाहिए था, पूर्णतः क्या होते हैं? यहाँ पर आप पूर्णतः कर लेंगे, पूर्णतः आंशिक रूप से दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, या तो पूरे रूप से आंशिक का मतलब है या थोड़े से रूप में या ज़्यादा पूर्ण तरीके से दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। विषमपोषी या परपोषी जीव कहलाते हैं तथा ऐसे पोषण को हम विषमपोषी पोषण कहते हैं। इसके साथ अगला प्रश्न देखिए, आप इसके उदाहरण में लिख सकते हैं। जैसे कि आपका विषमपोषी में आ जाएगा अमर बेल। एक तो अमर बेल हो गया आपका, ठीक है। ये आपका एक पूर्ण परजीवी पौधा होता है जो किसी भी पौधे पर उग जाता है और उसी से अपना पूरा पोषण प्राप्त करता है। स्वपोषी में आ जाएगा आपका पेड़ पौधे। स्वपोषी में आपके आ जाएंगे पेड़ और पौधे। जो आपके स्वपोषी में है वो पेड़ पौधे, केवल पेड़ पौधे ही होंगे और कोई ऐसा जीव नहीं है जो आपका स्वपोषी ही है। आइए आगे बढ़ते हैं। स्वपोषी एवं विषमपोषी पोषण में अंतर। स्वपोषी एवं विषमपोषी में आपको यहाँ पर
अंतर लिखना है। ये यहाँ पर इसका अंतर लिखा हुआ है। यहाँ पर ये हम अंतर देखेंगे, इसमें क्या अंतर है। तो हम लिखेंगे वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। यानी पहला है वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी जीव कहलाते हैं तथा ऐसे पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। यही आपकी परिभाषा है और यही आपका पहला अंतर हो जाएगा। इसमें है वे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं विषमपोषी कहलाते हैं तथा ऐसे पोषण को विषमपोषी पोषण कहते हैं। इसके बाद अगला है दूसरे नंबर का है आपका वे जीव इनमें भोजन बनाने के लिए CO2 या O2 सूर्य का प्रकाश एवं जल आवश्यक होता है। और विषमपोषी पोषण में इनमें भोजन बनाने के लिए CO2 एवं सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता आपको नहीं होती है। तीसरे नंबर का हम देखेंगे इनमें भोजन का पाचन नहीं होता और इनमें भोजन का पाचन होता है। यहाँ पर हम उदाहरण देखेंगे। चौथे नंबर पर उदाहरण है इसके पेड़ पौधे और यहाँ पर उदाहरण है मनुष्य और जानवर। इसी के साथ हमारे ये प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न है वृक्क के कार्य लिखिए या किडनी के कार्य लिखिए। या तो आपसे पूछा जाएगा कि वृक्क के कार्य लिखिए या दूसरे नंबर पर अथवा में पूछ लिया जाएगा किडनी के कार्य लिखिए। तो हम पहला ऑब्जेक्ट देखेंगे। पहला पॉइंट है रक्त शरीर में जल की अतिरिक्त मात्रा निकालकर जल का संतुलन बनाए रखती है। यानी वृक्क क्या करता है, यह रक्त के, यहाँ पर आप लिख लेंगे यह रक्त शरीर में जल की अतिरिक्त मात्रा निकालकर जल का संतुलन बनाए रखती है। दूसरा है वृक्क शरीर में जल की अतिरिक्त मात्रा निकालकर जल का संतुलन बनाए रखता है। ठीक है। तीसरा है यह शरीर में अम्ल एवं क्षार का संतुलन बनाए रखते हैं। चौथे नंबर पर है वृक्क हानिकारक पदार्थ जैसे जहर दवाइयाँ आदि को मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। तो ये है आपके किडनी के कार्य। आगे देखेंगे क्या है लसिका के कार्य लिखिए। लसिका क्या है और इसके कार्य क्या है। ठीक है, तो हम देखते हैं लसिका। देखिए आपको पता है कि लसिका सफ़ेद रंग का एक ऊतक द्रव होता है जो रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो लसिका के ऊतक द्रव है, इसके कार्य क्या है निम्नलिखित है। लसिका रक्त के ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुंचाती है। यानी लसिका रक्त से ऑक्सीजन को पूरे ऊतकों तक पहुंचाती है। दूसरा है चोट लगने पर उत्पन्न रोगाणुओं को लसिका द्वारा नष्ट किया जाता है। यानी आपको भी कभी चोट लग जाती है या आप कभी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं आपका कोई शरीर का हिस्सा, तो उसको लसिका द्वारा क्या किया जाता है, उसके जो रोगाणु होते हैं उसको नष्ट कर दिया जाता है। उसके बाद है लसिका द्वारा जाना गया द्रव पदार्थ वापस यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर है छाना गया। क्या लिखेंगे हम वहाँ पर लसिका द्वारा छाना गया द्रव पदार्थ वापस रक्त में मिला दिया जाता है। ये है आपकी लसिका के कार्य। अगला हम देखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। आप चाहें तो आप इसको IMP कर सकते हैं। ये है जो आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, रक्त और लसिका में अंतर। तो देखिए रक्त में क्या लिखेंगे, यह लाल रंग का ऊतक द्रव है और लसिका यह रंगहीन ऊतक द्रव है। दूसरा है इसमें लाल रक्त कणिकाएं RBC को आप अंग्रेजी में RBC भी लिख सकते हैं। RBC पाई जाती है और इनमें श्वेत रक्त कणिकाएं, यानी यहाँ पर BBC नहीं है, WBC, यहाँ पर क्या है WBC पाई जाती हैं। इनमें अपशिष्ट पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं और इनमें अपशिष्ट पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं नहीं, इसमें अपशिष्ट पदार्थ आपके अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लसिका में आपके
अवशिष्ट पदार्थ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और रक्त में आपके अवशिष्ट पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, इनमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है और इनमें ऑक्सीजन कम मात्रा में पाई जाती है। अब अगला पॉइंट देखेंगे, इनमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इनमें पोषक तत्व कम मात्रा में पाए जाते हैं। ये हो गया आपका रक्त और लसिका में अंतर। अब आता है एक और प्रश्न जो अंतर नहीं है लेकिन हमने उसको अंतर के जैसा लिखा गया है। रक्त के घटकों के नाम तथा प्रत्येक का एक कार्य लिखिए। आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि रक्त में कितने घटक होते हैं, उसके नाम लिखिए। तो पहले तो रक्त में 4 प्रकार के घटक पाए जाते हैं, जिसमें पहला है प्लाज्मा, दूसरा है लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी, तीसरा है श्वेत रक्त कणिका यानी डब्ल्यूबीसी और चौथा है प्लेटलेट्स। तो ये 4 घटक हैं जो आपके रक्त यानी खून में पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि ये कार्य क्या करते हैं। सबसे पहले आता है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा का काम होता है भोजन कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य का विलीन रूप में वहन करना। यानी आपके भोजन में जो कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन वर्ज्य जो विलीन उसमें घुले हुए होते हैं, ये उसका वहन करता है यानी लेकर जाता है। दूसरा है लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी क्या काम करती है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। आपको पता है कि लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का वहन विभिन्न अंगों तक करता है। तभी तो रक्त में ऑक्सीजन होती है, तभी वो शुद्ध रक्त कहलाता है। फिर तीसरा श्वेत रक्त कणिका यानी डब्ल्यूबीसी। तो इसका काम क्या है, विभिन्न रोगों के प्रतिजनों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। यानी हमारे शरीर में जितने भी रोग होते हैं ज़्यादातर, तो उससे लड़ने की क्षमता हमको सफ़ेद रक्त कोशिकाएं या श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं वो हमको प्रदान करती हैं। चौथा है प्लेटलेट्स। तो ये क्या करती हैं, रक्त स्राव के स्थान पर थक्का बनाने का काम करती हैं। देखिए, जब भी आपको कभी चोट लग जाती है तो आपने देखा होगा कि खून निकलते निकलते कुछ समय बाद वहाँ पर एक गाढ़ा सा थक्का बन जाता है खून का, जिससे क्या होता है, खून और ज़्यादा बाहर नहीं आता। अगर मान के चलिए अगर किसी व्यक्ति में प्लेटलेट्स की कमी होती है तो उनका थक्का है जो खून का नहीं जमता है और ज़रूरत से ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है उनको, जिससे फिर बाद में दिक्कत आती है। चलिए अगला है धमनी और शिरा में अंतर। आप कह सकते हैं कि ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, धमनी और शिरा में अंतर। देखिए, धमनी क्या है, धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। कहने को जो मोटी हरे रंग की, किस रंग की, हरे या नीले रंग की दिखती हैं, वो होती हैं आपकी धमनी। और जो शिराएं होती हैं ये क्या होती हैं, पतली होती हैं और छोटी छोटी दिखती हैं। हमारे शरीर में ये मोटी नहीं दिखती हैं, शिराएं कैसी होती हैं, पतली होती हैं और इनमें अशुद्ध रक्त होता है। अगला है धमनी, दूसरे नंबर का है धमनी हृदय से शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। धमनी का काम होता है कि ये पूरे शरीर में हृदय से रक्त को लेके जाती है। और इसी के उल्टा शिरा क्या करती है, शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचाती है। यानी धमनी रक्त को पूरे शरीर में ले जाने का काम करती है और शिराएं क्या करती हैं, शिराएं अशुद्ध रक्त को विभिन्न भागों से हृदय तक लाती हैं। अब दूसरे नंबर का है इसमें, धमनी में कपाट नहीं पाए जाते हैं, शिरा में कपाट पाए जाते हैं। धमनी की दीवारें मोटी होती हैं और शिराओं की दीवारें पतली होती हैं। इसमें रक्त अधिक दाब के साथ बहता है और इसमें रक्त कम दाब के साथ बहता है। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखना था। पादपों द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस क्रिया में क्लोरोफिल
सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को संग्रहित करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में से खाद्य संश्लेषण में होता है। कहने का अर्थ है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? जो पौधे सूर्य का प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके जो खाना बनाते हैं अपना, उसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। और इसका सूत्र हो जाएगा C6 CO2 प्लस 6H2O प्लस सूर्य का प्रकाश और इसके आगे हम तीर लगाकर लिखेंगे, आगे लिखते हैं, इसके आगे हम लिखेंगे C6H12O6 प्लस 6O2। ये है आपका प्रकाश संश्लेषण का सूत्र। आप दोनों को जोड़ के लिख सकते हैं। देखिए मैं दोबारा से लिख रही हूँ। आप यहाँ पे लिखेंगे C6, यहाँ पे 6CO2 प्लस 6H2O प्लस सूर्य का प्रकाश, ठीक है, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। और इसके नीचे हम क्या लिखेंगे? हम इसके नीचे क्लोरोफिल लिख सकते हैं, क्लोरोफिल लिख सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे आ जाएगा आपका C6H12O6 प्लस 6O2। ये है आपका जो सूत्र है प्रकाश संश्लेषण का। मुझे लिखने का याद नहीं रहा, तो लिखने में थोड़ी गलती हो गई है, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा ऑक्सीश्वसन एवं अनॉक्सीश्वसन में अंतर लिखना है हमें। तो ऑक्सीश्वसन में ऑक्सीजन की, देखिए ऑक्सीजन श्वसन का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो ऑक्सीश्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अनॉक्सीश्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यह क्रिया अधिकांश जीवों में पाई जाती है, क्योंकि बहुत से जीवों में है ऑक्सीजन की ही सांस के तौर पर वो लेते हैं, और यह क्रिया बहुत कम जीवों में पाई जाती है। यह श्वसन जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है, और यह श्वसन, यहाँ पर शासन लिखा है, श्वसन है, यह श्वसन कुछ जीवाणुओं, कवकों, अंकुरन करने वाले जीवों में, बीजों में पाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, अमीबा में पोषण की व्याख्या कीजिए। अमीबा में पोषण की व्याख्या क्या है कि अमीबा किस तरीके से अपना भोजन ग्रहण करता है। तो अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे प्रवर्त की सहायता से भोजन ग्रहण करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे कि इसमें दिया गया है कि आपका ये चित्र है, इसमें ये चित्र जो दिया गया है, इसमें आप यहाँ देखेंगे कि ये अमीबा है, ये क्या है, ये आपका अमीबा है, और यहाँ पर ये जो रेड कलर का दिख रहा है, ये आपका उसका भोजन है या खाद्य कण है, ठीक है। अब इसमें हमने लिखा है कि अपने उंगली जैसे प्रवर्त, तो देखिए ये जो 2 उंगली जैसे प्रवर्त है ना, तो ये अपने उंगली जैसे प्रवर्त बना लेता है। उसके आगे क्या होगा, आइए हम पढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा, भोजन ग्रहण करता है या उंगली जैसे प्रवर्ध, यहाँ पर क्या लिखना था, प्रवर्ध, भोजन के ये भजन लिखा है, सॉरी, भोजन के चारों ओर
घेर लेते हैं तथा खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। तो आइए हम देखते हैं खाद्य रिक्तिका कैसी बनी हुई है। तो देखिए ये उंगली जैसे प्रवर्ध है और ये इनने अभी बना ली है आपकी खाद्य रिक्तिका। ये क्या बना ली है इनने? इनने बनाई है ये खाद्य रिक्तिका, जिसमें अंदर क्या हो जाता है, आपका जो भोजन है वो फंस जाता है और बाद में ये क्या करता है, इसका पाचन करके इसको फेंक देता है। इस खाद्य रिक्तिका यहाँ पर क्या लिखना है, खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में विघटन किया जाता है और पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करती है तथा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसमें भोजन ग्रहण अमीबा द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है भोजन के पाचन में लार की भूमिका बताइए। यानी भोजन के पाचन में लार किस तरीके से मदद करती है। तो भोजन में स्थित लार ग्रंथियों से लार निकालकर चबाए हुए भोजन से मिलकर इसे चिकना एवं लसलसा बना देती है, जिससे यह भोजन नली में आसानी से फिसल जाता है। जैसे कि आप भोजन चबाते हैं तो जो हमारे मुंह में लार बनती है उससे वो भोजन चिकना हो जाता है, जिससे वो नली के द्वारा जब हम उसे शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं तो वो फिसल जाता है। इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज। तो देखिए लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज, मंड के जटिल अणुओं को शर्करा में खंडित कर देती है, जो मंड की अपेक्षा काफी सरल अणु होते हैं। इस तरह लार भोजन के पाचन में अहम भूमिका निभाती है। यदि हमारे मुंह से लार नहीं होगी तो भोजन का पाचन आपके मुख से ही शुरू हो जाता है। तो वो अगर लार नहीं होगी तो भोजन का पाचन शुरू नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है आपका, वृक्काणु की क्रियाविधि को समझाइए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, IMP है। वृक्काणु की संरचना और इसकी क्रियाविधि। आपको चित्र भी आपसे 2 नंबर में पूछा जाता है कि किडनी का चित्र बनाइए या नेफ्रॉन का चित्र बनाइए। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं। वृक्काणु वृक्क की संरचनात्मक इकाई है। इसमें एक नलिका होती है। तो हम साथ में चित्र समझते जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि इसमें एक नली होती है। तो देखिए ये एक नली है, ठीक है, जो एक और संग्राहक वाहिनी से जुड़ी रहती है। तो देखिए ये जो नली है ये आपकी, ये क्या है, आपका एक संग्राहक है। क्या है ये? संग्राहक से जुड़ी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जुड़ी हुई है। ठीक है, तथा दूसरी ओर एक कप की आकृति, यानी ये क्या है, आपका एक कप की आकृति, प्याले नुमा कप की आकृति की संरचना से जुड़ी रहती है। देखिए हमने अब क्या पढ़ा है कि यहाँ पर ये संग्राहक से जुड़ी रहती है, यहाँ पर ये संग्राहक से जुड़ी है और यहाँ पर ये कप जैसी संरचना से जुड़ी हुई है। इस कप की आकृति की संरचना को वोमन संपुट कहते हैं। यानी ये जो क्या है, ये लिखा है, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो कप की संरचना है, ये जो कप की संरचना है इसको हम बोलते हैं वोमन कैप्सूल या वोमन संपुट। ठीक है, प्रत्येक वोमन संपुट में कोशिकाओं के गुच्छे कप के अंदर होते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये जो रेड कलर का दिख रहा है ये है कोशिकाओं के गुच्छे, जो कप के, ये जो आपकी वोमन संपुट है या वोमन कैप्सूल है उसके अंदर क्या है, रहते हैं, जिसे कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस बोलते हैं। तो ये आपका क्या है, ये आपका ग्लोमेरुलस है। ये कप के जैसी आकृति होती है जो वोमन संपुट कहलाती है, उसमें ये रहती हैं। कोशिका गुच्छ में रुधिर एफ्रेट धमनी द्वारा प्रवेश करता है। अब कोशिका गुच्छ में यहाँ पर क्या होता है, जो एफ्रेट रुधिर है यानी रक्त है, जो आपका एफ्रेट धमनी है, ये है आपकी एफ्रेट धमनी है, यहाँ से आना शुरू करता है तथा
इफ्रेट धमनी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये यहाँ से आपका जो रक्त है वो यहाँ पर आता है और इस वाली नली से बाहर निकल जाता है। तो आशा है आपको ये चित्र भी समझ में आया होगा। जैसा आपका चित्र है वैसा ही आपका जो है भाषा लिखी हुई है। आगे पढ़ते हैं। अंगदान पर टिप्पणी लिखिए। अंगदान क्या है? तो अंगदान या अंग प्रत्यारोपण क्या है? देखिए, अंगदान एक उदार कार्य है जिसमें किसी ऐसे व्यक्ति को अंगदान किया जाता है जिसका कोई अंग ठीक से कार्य ना कर पा रहा हो। यानी यह दान दाताओं और उनके परिवार वालों की सहमति से किया जाता है। यानी अंगदान आपका तभी किया जाएगा जब आपके परिवार वालों की सहमति होगी। अंग और ऊतक दान में दानदाता की उम्र व लिंग मायने नहीं रखता। आप किसी भी उम्र के हों, आप अंगदान कर सकते हैं यदि आपके अंग और आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं तो। प्रत्यारोपण किसी व्यक्ति के जीवन को बचा या बदल सकता है। कैसे? क्योंकि अगर किसी की आँख खराब है तो कोई व्यक्ति अगर आँख दान करता है तो क्या होगा उसमें? उससे ये होगा कि अंधा व्यक्ति है वो देख सकता है। ग्राही अंग के अंग खराब अथवा बीमारी या चोट की वजह से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण अंग प्रत्यारोपण आवश्यक हो जाता है। अंगदान में किसी एक व्यक्ति या दाता के यानी देने वाला के शरीर से शल्य चिकित्सा द्वारा अंग निकालकर किसी अन्य व्यक्ति यानी ग्राही यानी लेने वाला के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। सामान्य प्रत्यारोपण में कॉर्निया। अब देखिए, आँख का कौन सा भाग है जो दान किया जाता है? तो आँख का केवल कॉर्निया ऐसा भाग है जो दान किया जाता है। पूरी आँख क्या है? पूरी आँख का क्या है? वहाँ पर प्रत्यारोपण नहीं किया जाता है। गुर्दे, दिल, यकृत, अग्नाशय, फेफड़े, आंत और अस्थि मज्जा शामिल है। अधिकांशतः अंगदान व ऊतक दान दाता की मृत्यु के ठीक बाद होते हैं या जब डॉक्टर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को मृत घोषित करता है तब। लेकिन कुछ अंग जैसे गुर्दा, यकृत या कुछ भाग फेफड़े आदि को ऊतकों का दान दाता के जीवित होने पर भी किया जाता है। यानी ये कुछ उदाहरण है जिसका जो उदाहरण है इस बात का है कि आप जीवित हैं तब भी आपके अंगदान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपका ये पूछा जाता है परीक्षाओं में। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जाइलम और फ्लोएम में अंतर। ये प्रश्न है, आपसे पूछा जाता है, इस बात का ध्यान करिएगा। पहला है, जाइलम पौधे में जल तथा खनिज लवणों का वहन करता है। अगर आप कभी भूल जाते हैं, इसमें से आपको ऑब्जेक्ट में भी पूछा जाता है कि जल का वहन कौन करता है, तो देखिए, जा से जाइलम और फा से फल होता है। जा से जल और फा से फल। ठीक है, तो जा से जाइलम और फा से फ्लोएम। तो इस बात का आप ध्यान करना। तो जाइलम पेड़ पौधों में जल तथा खनिज लवणों का परिवहन करता है। फ्लोएम द्वारा भोज्य पदार्थों का परिवहन होता है। इसमें एक दिशीय परिवहन होता है, यानी जड़ से जब जाइलम है जो पानी लेकर ऊपर जाता है तो वो वापस नीचे नहीं आता, और ये द्विदिशीय परिवर्तन होता है। परिवर्तन नहीं होता, परिवहन होता है। क्या होता है? परिवहन। ठीक है, उसके बाद है, जाइलम मृत ऊतक होते हैं और फ्लोएम जीवित ऊतक होते हैं। इनकी भित्ति बहुत मोटी होती है, इनकी भित्ति पतली होती है। इनमें संवहन नलिकाएं होती हैं। इनमें चालनी नलिकाएं, क्या लिखेंगे हम? चालनी नलिकाएं होती हैं। इनमें ऊर्जा खर्च नहीं होती, इनमें ऊर्जा खर्च होती है। तो ये रहे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण थे। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि खुले
खुले रंध्र और बंद रंध्र का चित्र आपसे ये पूछा जाता है। आप इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि देखिए, खुला जो चित्र होता है वो इस प्रकार से बनता है। ठीक है, आप इस तरीके से उसको बना सकते हैं। ये जो है आपका बंद रंध्र है, खुला रंध्र है। ठीक है, ये आपका खुला रंध्र है। तो एक बनता है आपका बंद रंध्र, जो इस तरीके से बनाया जाता है, इसमें इसको बंद कर सकते हैं हम, और इसको वैसे ही बना दिया जाता है जैसे हमने खुला रंध्र बनाया है। ठीक है, ये डबल होती है इस तरीके से, और यहाँ पर हम ये स्टोमेटा बना जाते हैं। ये होता है पत्ती का खुला रंध्र, ये होता है पत्ती का बंद रंध्र। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको इसमें जोड़ लेना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पार्ट के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।